ना संघर्ष है ना तकलीफ है, ना संघर्ष है ना तकलीफ है, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगती है सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, हम आज आपके लिए फिर से हाजिर हूं। आज आपके लिए सेट 5 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आज की इस वीडियो में सेट 5 के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व होंगे। इससे पहले सेट 5 के जो पार्ट 1 वाले वीडियो लेक्चर थे उसमें आपके सेट 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे वीडियो हो चुके थे। यदि आप में से कोई विद्यार्थी हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना हम आपको बता देना चाहते हैं कि सेट 1 आपके लिए सॉल्व हो चुके हैं, सेट 2 हो चुके हैं, सेट 3 हो चुके हैं, सेट 4 सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर क्वेश्चन नंबर 19 करवा दिए हैं। और सेट 5 के जो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 वो भी हो चुके हैं। और मॉडल सेट 5 के आज लास्ट क्लास होंगे, यानी कि आज की वीडियो में आपको मॉडल सेट के सारे ही क्वेश्चन, सारे सेट कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आप लोग में से यदि अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो इसकी भी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाया गया है। और आप लोगों के एग्जाम मुश्किल से और ज़्यादा दिन है नहीं, 15 दिन आसपास है। तो अभी भी यदि आप लोगों में से कोई टॉपिक अगर किया हुआ नहीं है तो हम बता देना चाहते हैं कि टर्म 2 के सारे सिलेबस हम कंप्लीट करवा दिए हैं। इंटीग्रेशन के फुल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मिल जाएंगे, आपके मॉडल मिल जाएंगे और वेक्टर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। देरी किस बात की, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन आपको भी पता है कि आपको हमें एनर्जी का फुल टैंक करवाना होगा, क्योंकि हम बिना एनर्जी के नहीं चल सकते। तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, एक शेयर की बटन है वो दबा दीजिए। जल्दी से जितने भी फ्रेंड है सबको दबा के शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करने नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सिंपल सा फंडा है। क्या करना है सर, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। नीचे वाले को लेट करने से ऊपर वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आइए पुट करेंगे x² + 1 = t। तो पुट करने के बाद क्या होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सर क्या होता है, d/dx x² + 1 = हो जाएगा dt/dx। तो भाई यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन 2x और dt/dx हो जाएगा। अच्छी बात है सर। तो dx का वैल्यू हो जाएगा dt/2x। और देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको लिमिट का भी वैल्यू चेंज करना है। आपको जैसे कि हम बता चुके हैं व्हेन, देखिए ये जो लिमिट है 2 और 3 हम तो वेरिएबल में चेंज कर चुके हैं, लेकिन ये जो लिमिट है वो आपकी x के लिमिट है। तो आपको जो न्यू वेरिएबल चेंज किए, यानी कि आपको t के भी लिमिट निकालने होंगे। तो व्हेन, अब देखिए जब x का वैल्यू 2 यहाँ पे हम रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 क्या हो जाएगा, व्हेन x = 2। देन क्या होगा, जब x का वैल्यू यहाँ पे आप 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, यानी कि t का वैल्यू 5 हो जाएगा। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा वेरिएबल चेंज हो चुका है। अभी हमारा वेरिएबल t में चेंज हो गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको जो वेरिएबल दिए हुए हैं 3 और 2, ये आपके x के वेरिएबल है, यानी कि x के वेरिएबल है। तो इससे तो काम नहीं चलेगा। जब आप वेरिएबल चेंज कर लिए हैं तो आपको तो लिमिट्स भी चेंज करने की आवश्यकता होगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन, अब आगे देखिए x का वैल्यू जब हम 3 रखेंगे, जब x का वैल्यू 3 रखेंगे देन क्या होगा, t का वैल्यू 3² यानी कि 9 + 1, t का वैल्यू हो जाएगा 10। देयरफॉर i = होगा आपका, जब 2 था तो t का वैल्यू है 5 और जब 3 10। ठीक है, और देखिए x, और यहाँ पे हम लोग मान चुके हैं इसको t, और dx का वैल्यू आ चुका है dt/2x। ये और ये कैंसिल, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 5 to 10 1/t dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log t, अपर लिमिट 10 लोअर लिमिट 5। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे हो सकता है log 10 - log 5। ठीक है, और log a - log b का यदि हम फॉर्मूला को देखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है log a/b
ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 हम इसको लिख सकते हैं log 10/5 यानी कि 1/2 log 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो फटाफट से लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसको लिख लेना है। तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 भी थोड़ा क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वेक्टर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका वेक्टर एरिया निकालना है, यानी कि वेक्टर वाले मेथड से या इसका ये वाले ट्रायंगल का आपको निकालना एरिया। ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हिच वर्टिसेस आर। इसके जो देखिए ट्रायंगल है तो 3 वर्टिसेस होंगे। 3 वर्टिसेस होंगे तो 3 वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर आपको दिए हुए हैं। एक का पोजीशन वेक्टर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि लेट A, B and C be the vertices of the given triangle। of the triangle लिख देते हैं सिंपल। तो अब क्या होगा, जो यहाँ पे A होगा उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या है, आई कैफ है प्लस जे कैफ है प्लस 2kf। अब B का वैल्यू है 2 आई कैफ प्लस 2 जे कैफ माइनस 3 के कैफ और C का वैल्यू है आपका 3 आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस के कैफ। दैट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये अगर फर्स्ट पॉइंट है दैट इज ओ ए वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो होगा आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस 2 के कैफ। ठीक है। ओ बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा, ओ बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2 आई कैफ प्लस 2 जे कैफ माइनस 3 के कैफ और ओ सी वेक्टर का वैल्यू होगा 3 आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस के कैफ। एक बार मिला लेते हैं। ओ ए वेक्टर का वैल्यू है किधर गया, हाँ ओ ए वेक्टर का वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप ओसी 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम वेक्टर वाले मेथड से कैसे फाइंड करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी 2 एडजेसेंट साइड निकालेंगे। ठीक है। यानी कि या तो ये और ये निकालेंगे और दोनों का एडजेसेंट साइड निकालने के बाद उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही होता है फॉर्मूला। तो हम क्या निकालेंगे, पहले तो निकालते हैं बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर। तो बी ए वेक्टर यदि हम फाइंड करते हैं दैट मीन्स ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर का वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस हाँ ओ ए वेक्टर का वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस ओ बी वेक्टर का वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब देखिए आई कैप में माइनस 2 जे कैप यानी कि माइनस आई कैप, जे कैप माइनस 2 जे कैप माइनस जे कैप और देखिए 2 के कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 + 3 हो जाएगा 5 के कैप। किसका वैल्यू आया, बी ए वेक्टर का वैल्यू आया। ठीक इसी प्रकार हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। बी ए का तो वैल्यू निकाल लिए, अब बी सी वेक्टर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी सी वेक्टर को लिख सकते हैं आपका बी सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ठीक है। ओ सी का वैल्यू है, ओ सी का वैल्यू 3 आई कैप, ओ सी का वैल्यू 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है। और ओ सी का वैल्यू ये ओ बी का वैल्यू है, ओ बी का वैल्यू 2 आई कैप, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है। अब देखिए 3 आई कैप ये माइनस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप और ये माइनस 2 जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2 जे कैप हो जाएगा माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस के कैप प्लस 3 के कैप हो जाएगा प्लस 2 के कैप। यहाँ तक आपको समझने में
कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो जल्दी से फटाफट आप लिख लीजिएगा। अब देखिए कोई भी दो एडजेसेंट साइड हम लोग फाइंड कर चुके हैं, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर। अब दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है इस तरह से, आई कैप जे कैप के कैप। बी ए वेक्टर का वैल्यू है, बी ए वेक्टर का वैल्यू है -1, यहाँ पे -1 और ये हो जाएगा 5, और बी सी का वैल्यू है 1 -3 2। ठीक है, अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए कि आगे क्या क्या होता है। आई कैप और यहाँ पे हो जाएगा आई कैप, ये दोनों बचेगा, ये चीज़ -1 -3 5 2 माइनस जे कैप। तो जे कैप करेंगे तो इसके कॉलम को छोड़ के ये वाला बचेगा -1 1 5 2 प्लस के कैप। के कैप में बचेगा -1 1 -1 3। ठीक है, देखिए मिस्टेक हो रहा ना, के कैप -1 1 -1 -3 होगा। देखिएगा थोड़ा बहुत कहीं प्लस में माइनस में मिस्टेक हो जाता है। तो आई कैप यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 15 माइनस जे कैप -2 -5 प्लस के कैप, ये हो जाएगा आपका 3 + 1। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं आपका -2 + 15 हो जाएगा 13 आई कैप, और माइनस -7 और ये हो जाएगा +7 जे कैप +4 के कैप। ठीक है, किसका वैल्यू आया, ये वैल्यू आ गया आपका बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का वैल्यू आया 13 आई कैप +7 जे कैप +4 के कैप। now the area of triangle ए बी सी का फॉर्मूला होता है 1/2 बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है उसका क्या फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। अब क्या होगा ना कि 1/2 बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का वैल्यू कितना आया, 13 आई कैप +7 जे कैप +4 के कैप। तो इसका यदि हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने जाते हैं तो 1/2 √13 का स्क्वायर +7 स्क्वायर +4 स्क्वायर। आगे क्या होता है 1/2, इसका हो जाएगा 169 + 49 + 16। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 1/2 ये हो जाएगा आंसर।
तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है आप लोगों के लिए, दो इक्वेशन दिए हुए हैं लाइंस के जो कि कार्टेशियन फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या बोला गया है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है दिया हुआ है, आपको लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है, बस सिंपल सा काम करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके जो डायरेक्शन रेशियो के जो प्रोडक्ट का जो सम होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो वो हम स्पेशल केसेस आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो जल्दी से कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग, ये दोनों ही इक्वेशन आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए फॉर्म में लाने के लिए। सारे जगह स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग 1 and 2 विथ 1 और 2 को कंपेयरिंग करेंगे। 1 को किसके साथ करेंगे, x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। पहला इक्वेशन को इससे कंपेयरिंग करेंगे, दूसरा को इक्वेशन को करेंगे x माइनस x2 बाई a2 इक्वल टू होगा y माइनस y2 बाई b2 इक्वल टू होगा z माइनस z2 बाई c2। वी गेट, बात क्लियर है। तो पहले वाले इक्वेशन में देखिए a1 के स्थान पे क्या है, a1 के प्लेस पे है -3, b1 के प्लेस पे है 2 लैम्डा, यानी कि b1 के प्लेस पे क्या है 2 लैम्डा, और c1 के प्लेस पे कितना है 2 है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमें x1 y1 z1 की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप यदि कंपेयरिंग करके यहाँ पे x1 y1 z1 का वैल्यू लिखेंगे तो वो बेकार हो जाएगा और लिखने से भी गलती नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। आइए दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। आप देखिए दूसरे इक्वेशन को इससे कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो a2 के प्लेस पे क्या है, a2 के प्लेस पे है 3 लैम्डा, b2 के प्लेस पे है आपका 1 और c2 के प्लेस पे है आपका -5, ठीक है। तो -3 2 लैम्डा और 2 और 3 लैम्डा 1 -5, ठीक है। सिंस both lines are parallel, therefore क्या होगा, सिंस दोनों ही लाइंस पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसका जो वैल्यू होगा ये 0 होगा। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी दो लाइन पैरेलल होता है, आपको यदि नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है, 0 होता है। जब दो लाइन सॉरी मिस्टेक हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, तो परपेंडिकुलर का ये केस होता है, ठीक है। पैरेलल नहीं यार, गलती हुआ ना, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर ना है, सही बना रहे हैं लेकिन मिस्टेक कर रहे हैं। परपेंडिकुलर, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, लेकिन पैरेलल के केस में क्या होता है, यदि पैरेलल रहता है तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। तो पैरेलल के अलग केस होते हैं, परपेंडिकुलर के अलग केस होते हैं। चूंकि ये वाले क्वेश्चन में आपके परपेंडिकुलर दिए हुए थे तो इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कर दिए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, लेकिन यहाँ तक आप फट से लिख लीजिए। चलिए a1 a2 यानी कि क्या होगा, -3 इंटू, यानी कि हम लिख सकते हैं -3 इंटू 3 लैम्डा, 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। क्या किए, a1 की प्लेस पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू यहाँ पे रख दिया हम, कुछ ज़्यादा नहीं किए। यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद क्या हो जाएगा, -9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -10 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -7 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 10। तो यहाँ पे -7 लैम्डा इक्वल टू यदि 10 है तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 10 बाई -7, यानी कि जो लैम्डा का वैल्यू है -10/7 है। जी हाँ स्टूडेंट, लैम्डा का वैल्यू आपका निकल चुका है -2/7। तो देरी किस बात की, जल्दी से नोट कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये 14 नंबर वाला क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके टर्म टू एग्जाम में जरूर 40 में 40 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन उतना टफ नहीं दे रहा। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन यदि वर्ड प्रॉब्लम सब देता तो आपको भी दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, कुछ उसमें से निकालना है, तो ये तो काफ़ी ईजी है, बन जाना चाहिए। तो आइए, हमें ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी पूछा गया, ठीक है, लेकिन हमें पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए सर, कि एक फॉर्मूला होता है, हम इस तरह से बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी वाला अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये भी दिया हुआ है, ये निकालना है, लेकिन ये पता होना चाहिए ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी नहीं दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया हुआ है। तो यदि आप ये वाला फॉर्मूला से कीजिएगा तो आगे आप फंस जाइएगा, लेकिन नहीं बनेगा। यानी कि हमको थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना होगा, पी ऑफ ए बाई बी वाला ना करके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए वाला करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। अब कोई कहेगा सर बी बाई ए है तो बी इंटरसेक्शन ए होना चाहिए, आपका कहना भी सही है, लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट आपकी मर्जी, अब ए इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन ए लिखे, वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फ्लो करता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ए को पहले लिखे कि बी को बाद में लिखे। लेकिन हाँ, जो पहले इवेंट हो चुका है, जो नीचे में होता है वो होता है नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू दिया 0.6 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.4। तो यहाँ पे 0.6 इंटू 0.4 इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.24। 0.24 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा 0.24। ये हो जाएगा आपका आंसर, फट से लिख लीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसी के नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, लेकिन फट से इसको लिख लीजिए। नंबर 2 पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, लेकिन हम लोग को सिंस पता है, चूंकि पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए का वैल्यू दिया 0.4, पी ऑफ बी का वैल्यू दिया 0.8, लेकिन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, वो निकाले हैं कितना निकाले थे भाई, ये वाला फॉर्मूला था ना, पी ऑफ बी बाई ए यानी कि 0.6, और इधर आया था बी बाई ए यानी कि 0.4। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.2 0.24, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0.96 आपका आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिलहाल यहाँ तक लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है किधर गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, पी ऑफ ए बाई बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी आया था 0.24, ठीक है।
यही था ना। भाई पी ऑफ बी 0.8, तो 0.24 दशमलव हटा देंगे 0.8, तो इधर 2 जीरो इधर 1 जीरो, तो 24 बाई कितना आएगा 24/80। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपके सेक्शन बी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग सेक्शन सी में एंट्री मारेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अब हम लोग सेक्शन सी में एंट्री मार चुके हैं, जो कि अब जो ये वाला क्वेश्चन आपको देख के क्या लग रहा है, ये हम कैसे बनाएंगे। आपको तो इंटीग्रेशन पहले पहचानिए कि ये इंटीग्रेशन किस एक्सरसाइज का होगा। ये इंटीग्रेशन है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का। और एक चीज़ हम आपको बोल देना भूल गए थे कि आपके लिए हम और एक चीज़ किए हैं कि आप लोग एग्ज़ाम में किस प्रकार का प्रिपरेशन कीजिएगा, यानी कि कौन सा एक्सरसाइज से कितने मार्क्स के सवाल आएंगे, कहाँ से नहीं आएंगे, कौन से एक्सरसाइज से नहीं पूछेंगे, इसके भी तमाम एनालिसिस हम एक वीडियो में कर चुके हैं। उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा तैयारी है तो पर भी आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको 40 में 40 लाना है तो, और 40 वो वीडियो देखने के बाद आपको और भी आइडिया लग जाएगा कि हम किस प्रकार का प्रिपरेशन करेंगे कि हमारा अच्छा से अच्छा मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स है आपके ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से मिलेंगे जैसे कि मॉडल सेट में भी दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में भी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन में है और ये आपका प्रॉपर में भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग एक काम करते हैं छोटा सा। इस काम में क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन को तोड़ते हैं, यानी कि 3x + 1 बाई 3x + 1 बाई x - 2 का होल स्क्वायर x + 2। ठीक है, 3x + 1 बाई x - 2 का होल स्क्वायर x + 2। तो यहाँ पे लिखेंगे a बाई x - 2 प्लस b बाई x - 2 का होल स्क्वायर प्लस c बाई x + 2। अब देखिए क्या होता है, अब इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ठीक है, तो 3x + 1 बाई x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2। यहाँ पे एलसीएम यदि हम लेते हैं छोटा सा, तो यहाँ पे क्या होगा, x - 2 का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा इंटू x + 2 हो जाएगा। अब देखिए a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, a के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको अगर डिवाइड देते हैं तो यहाँ से x - 2 बच जाएगा, यानी कि वो मल्टीप्लाई होगा और x + 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस b के साथ क्या होगा, b के साथ ओनली x + 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस c के साथ होगा आपका c के साथ होगा x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों जो है कैंसिल हो चुके हैं। अब आपके लिए बचा हुआ है ओनली 3x + 1 बाई a x - 2 इंटू x + 2 प्लस b x + 2 प्लस c x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ इसको भी इक्वेशन 2 दे दीजिए। देखिए यहाँ पे आप a और b का जो वैल्यू है इसका आप दो तरीका से फाइंड कर सकते हैं, एक कोफिशिएंट इक्वल करके, या तो x का वैल्यू ऐसा पुटिंग करेंगे कि कुछ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब पहले मान लीजिए a को 0 करते हैं, तो x का वैल्यू क्या पुटिंग करेंगे कि a का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमें कुछ दूसरा कुछ मिल जाएगा। एक x का वैल्यू आप रख दीजिए 2 रख दीजिए, तो ये पूरे ही 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी हम कर सकते हैं, और हम पार्शियल फ्रैक्शन भी पढ़ा चुके हैं जिसमें आपको दोनों ही प्रोसेस से निकालने का हम तरीका बताए हैं।
तो पुटिंग x इक्वल टू 2 इन 1, तो x का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं, कहाँ पे 1 पे नहीं 2 पे रख देते हैं, तो जब हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 इंटू हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू a, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 माइनस 2, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस b, x का वैल्यू 2 पुटिंग किए यानी कि 2 प्लस 2 प्लस c 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर क्या होता है, 3 टू 6 प्लस 1 7 हो जाएगा और इधर हो जाएगा a इंटू 0, भाई ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 तो पूरे को ही 0 कर देगा, डेट मीन्स इसको 0 ही कर देना सही रहेगा, प्लस b इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस c, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसको भी 2 माइनस 2 0 और 0 इंटू सी पूरे ही 0 बच जाएगा, तो फिर खामोखा लिख के क्या करेंगे, बेकार का स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका 7 इक्वल टू हो जाएगा 4b, तो उस हिसाब से जो b का वैल्यू 4b इक्वल टू आ जाएगा आपका 7, तो b का वैल्यू आ जाएगा आपका 7/4। तो चलिए b का वैल्यू आपका आ चुका है, b का वैल्यू आया है आपका 7/4। चलिए यहाँ तक आपस क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल्दी से लिख लेना है। अब आप बताइए, जब हम x का वैल्यू 2 रखें तो ये और ये 0 हो गया, जिसकी वजह से आपको b मिला, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम x का वैल्यू क्या रखेंगे कि कुछ दूसरा मिल जाएगा, आप एक बार -2 रख के तो देखिए, -2 करेंगे ना, तो -2 करेंगे तो ये पूरे 0 हो जाएगा अभी भी, और -2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो -2 करेंगे तो c का वैल्यू निकलेगा। तो ऐसा आपको सोच समझ के रखना होगा कि हम x का वैल्यू क्या करेंगे कि 0 आने की संभावना है। तो पुटिंग x इक्वल टू, चलिए -2 रखते हैं, ठीक है, -2, तो 3 इंटू -2 प्लस 1 इक्वल टू, तो देखिए x का वैल्यू हम -2 पुटिंग करते हैं, तो x का वैल्यू जैसे ही हम -2 पुटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -2 प्लस 2 प्लस b, यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 2 प्लस c -2 देखिए c और फिर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जरा देखिए 3 टू जब -6 प्लस 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा ये तो ये 0 हो जाएगा ना, जिसके वजह से पूरे ये 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c का वैल्यू जो आएगा -2 हो जाएगा आपका -4, -2 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। देखिए -2 क्या होगा -4 और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो और इधर हो जाएगा -5 इक्वल टू 16 c, तो c का वैल्यू आ जाएगा -5, c का वैल्यू आ जाएगा -5/16, ठीक है। अब थोड़ा समझिए, थोड़ा यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए x का वैल्यू एक बार 2 पुटिंग किए थे तो भी 0, x का वैल्यू जब हम x का वैल्यू एक बार 2 पुट कर चुके थे तो ये 0 हो गया था, ठीक है। देखिए 2 पुट किए थे तो ये दोनों 0 हो गया था, जब -2 पुटिंग किए तो ये 0 हो गया था, ठीक है। अब हमें b का वैल्यू निकालना है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे 2 और -2 पुटिंग करने से ही 0 आएगा, जो कि दोनों ही वैल्यू रखा जा चुका है, और यहाँ पे -2 पुटिंग करने से ही 0 आएगा, जो कि एक बार रखा जा चुका है। यानी कि जो लास्ट सिचुएशन है, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा नंबर दिमाग में नहीं आ रहा है जिसको हम यदि रख देंगे तो कोई 0 मिल जाएगा क्या, आप बताइए। कोई भी यहाँ पे तभी कोई 0 हो सकता है जब उसमें 2 और -2 रखेंगे, और 2 और -2 रखा जा चुका है तो दोबारा और नहीं रखेंगे,
तब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि b का वैल्यू निकलेगा, तो आप इस सिचुएशन में कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि दोनों ही साइड में ना रख रहे हैं, इक्वेशन 2 में बोथ साइड में रख रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई इक्वेशन आएगा तो वहां से भी आप a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन छोटा से छोटा वैल्यू आपको एग्जाम में रखने होंगे, जिससे कि आपके क्या होंगे, कैलकुलेशन छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो आइए कुछ भी रख देते हैं, मान के चलिए आप लोग रखते हैं, चलिए 1 रख देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए x का वैल्यू 1 रखेंगे इन 2 पे, तो 2 पे यदि हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1 + 1 = a, 1 - 2 × 1 + 2 + b, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 और 1 + 2 + c, 1 - 2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा, 3 × 1 3 + 1 4 = यहाँ पे हो जाएगा a × -1 इंटू हो जाएगा 3 + b इंटू हो जाएगा 3 + c, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 अरे एक मिनट a यहाँ पे हो गया -1 × 3 और b इंटू हो जाएगा यहाँ पे 3 और c का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 - 1 -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आता है कि कैसा इक्वेशन आएगा, 4 = -3a + 3b + c आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको हो चुका है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब देखिए यहाँ तक आप लिख लीजिए, अब आगे देखते जाइए कि क्या क्या होता है। देखिए इक्वेशन क्या आया, -3a + 3b -3 + 3b + c = आ गया 4। अब देखिए -3 a का वैल्यू निकाल चुके हैं, a का वैल्यू निकला तो नहीं है, नहीं निकला, +3 b का वैल्यू निकाल चुके हैं 7/4 और c का वैल्यू निकाल चुके हैं -5/16 प्लस -5/16 = आया है 4। तो यहाँ से देखिए हम अंदाजे कुछ भी वैल्यू रखे, एक इक्वेशन आया जहाँ पे हम b और c का वैल्यू रख चुके हैं। अब हमारा क्या होता है ये तो आगे देखा जाएगा। तो -3a + 21/4 और यहाँ पे हो जाएगा -5/16 = 4। तो -3a = हो जाएगा 4 - 21/4 + 5/16। देखिए 4 इसको उस पर ले जाएंगे तो -21/4 और ये इक्वल टू के उस पर जाएगा तो +5/16। देखिए 16 हो गया एलसीएम, इधर हो जाएगा 64 माइनस क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। तो -3a = होगा, इधर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 64 + 5 हो जाएगा 69 -84 हो जाएगा 16। तो -3a = आ जाएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा -1/3 × 15/6 यानी कि -5/6। तो सारा ही वैल्यू निकाल चुके हैं, थोड़ी सी मेहनत लगा है लेकिन निकाल चुके हैं। a का वैल्यू आ चुका है -5/6। तो सारे वैल्यू निकालने के बाद जल्दी से फटाफट यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे ना, अब पुटिंग करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b and c इन 1 पे रख देंगे। देखिए 1 पे रख देंगे, अब 1 पे रख रहे हैं, हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, यहीं पे मिटा के कर रहे हैं। आप लोग को दोबारा ये चीज़ लिखना होगा ना। अब इक्वेशन 1 पे रखेंगे
तो ए का वैल्यू आ चुका है आपका -5/6, बी का वैल्यू आ चुका है 7/4 और ए का वैल्यू आ चुका है -5/6, बी का वैल्यू 7/4, सी का वैल्यू आ चुका है -5/16। ए का वैल्यू आ चुका है -5/6, बी का वैल्यू आ चुका है अब देखिए नाउ जो हमारा इंटीग्रेशन करना था वो क्या था, 3x + 1/x-2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 dx। ये हमारा इंटीग्रैंड था जिसका इंटीग्रेशन करना था, लेकिन इसका जो वैल्यू है हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसको आप आगे सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा, जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा, क्योंकि इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ए बी सी का वैल्यू पुटिंग कर दिए, जो वैल्यू था वो सब पुटिंग करने के बाद आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने पर उतर जाइएगा। तो इसका वैल्यू यदि हम पूरे का वैल्यू देखिए, इसका जो वैल्यू है हम ये निकालने हैं, यानी कि -5/6 x - 2 प्लस 7/4 x - 2 का होल स्क्वायर प्लस -5/16 x + 2 dx। अब क्या होगा ना, अब होगा खेला कैसा हो, -5/6 x - 2 लिख सकते हैं प्लस 7/4 x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं -5/16 x + 2 इंटू dx लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए क्या होगा, अलग अलग हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -5/6 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/x - 2 dx हो जाएगा प्लस 7/4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इसका भी अलग से इंटीग्रेशन करेंगे तो, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x - 2 का होल स्क्वायर dx माइनस 5/16 1/x + 2 हो जाएगा dx। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि -5/6 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x - 2 हो जाएगा प्लस 7/4। देखिए कोई भी नीचे रहेगा तो इसका पावर x - 2 है, तो इसको तो x - 2 का पावर -2 करेंगे तब ना होगा, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट log में आ जाता है, इसका तो नहीं होगा log में। बात क्लियर है ना, क्यों नहीं होगा पता ही होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा log x + 2 प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5/6 log x - 2 प्लस 7/4। यहाँ पे -2 पावर में एक ऐड होगा, तो एक ऐड होगा तो -1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा -1 -5/16 log x + 2 प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है ना कि -5/6 log x - 2 -7/4 भी हो जाएगा, 1/x - 2 -5/16 log x + 2 प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप जल्दी से लिख लीजिए। और जो भी कंजूस विद्यार्थी जो लोग अभी तक हमारे इतने मेहनत उसको दिखाने दे रहा है और चैनल को लाइक नहीं किया है,
वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए और भी हम अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। और आप कमेंट वमेंट कर दीजिएगा कि किस तरह का आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कमेंट करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एनर्जी के लिए आपको ना उसमें पैसा लग रहा ना कुछ लग रहा, आपको तो हम पूरे कोचिंग का फी बचा दे रहे, तो आप इतने भी मेरे लिए नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो फटाफट इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये आपकी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन है। आपको 7.4 में हम बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, रूट है तो कभी आपका पार्शियल फ्रैक्शन में जिंदगी भर में नहीं होगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए ऊपर 7.4 का क्वेश्चन पकड़ने का क्या तरीका है सर, ऊपर एक इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होगा, यानी कि ऊपर एक लीनियर इक्वेशन आएगा, ठीक है सर। नीचे क्या आएगा, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। हो गया क्या, हो गया आपका एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि क्या किसी को डिफरेंशिएशन करने से कुछ कट जाता है, क्या इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, नहीं आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 - 2x आएगा, जो कि कटेगा नहीं कटेगा। तो आपको 7.4 का जो मेथड्स होते हैं उसको यूज करना होगा। क्या मेथड्स होते हैं, जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा कि x+1 इक्वल टू होता है कैपिटल A इंटू dy/dx। नीचे वाले के x+1 कैपिटल, नीचे वाले डिफरेंशिएशन 4 + 5x - x² प्लस b। अब क्या होगा कि x+1 इक्वल टू a, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0, 4 का डिफरेंशिएशन 0, 5 का डिफरेंट 5x का हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -2x प्लस b। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1। अब जो है अब वैल्यू फाइंड करना है। अब इस वैल्यू को हम कोफिशिएंट वाले सिस्टम से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है। 5a - 2ax 5a - 2ax प्लस b। यहाँ से हम लिख सकते हैं x+1 इक्वल टू, देखिए x कोफिशिएंट एक साथ -2a इंटू एक्स और कांस्टेंट टर्म 5a प्लस b, इसको एक साथ लिख लीजिए, लिख लिए। अब क्या करेंगे ना, ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट। तो क्या होगा, x कोफिशिएंट क्या -2a है, इधर देखिए, इधर x कोफिशिएंट -2 है, इधर x कोफिशिएंट क्या 1 है, तो -2a इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू हो जाएगा -1/2, ठीक है। 5a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 1 और 5a का वैल्यू -1/2 प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -5/2 प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 1, तो b का वैल्यू आ जाएगा 1 + 5/2, तो हो जाएगा 7/2। किसका वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। तो जल्दी से यहाँ तक फटाफट लिख लीजिए। अब देखिए a b का वैल्यू पुटिंग करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन 1 पे रख देंगे। तो x+1 इक्वल टू हो जाएगा, a का वैल्यू है -1/2 5 - 2x, b का वैल्यू है आपका 7/2। यहाँ तक हो जाने के बाद देखिए ये जो x+1 का वैल्यू आया ना, यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको जल्दी से लिखना है। अब हमारा इंटीग्रेशन का सवाल क्या था, इंटीग्रेशन का सवाल था आपका, हाँ, therefore I इक्वल टू था x+1 बाई 4 + 5x 4 + 5x - x²।
तो x प्लस 1 का वैल्यू है -1/2, 5 माइनस 2x प्लस 7/2 बाई रूट 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये चीज़ हो जाएगा -1/2, 5 माइनस 2x बाई 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7/2, नीचे भी हो जाएगा 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका dx। यहाँ तक लिख लेना है। तो देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं ना, इसको हम कर सकते हैं -1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। 5 माइनस 2x बाई रूट 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 कांस्टेंट बाहर, इसका भी अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई रूट 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इसको यदि हम पुट करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो पुट 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो d बाई डी एक्स 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx। तो ये हो जाएगा 4 का 0, 5x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 5 माइनस 2x इक्वल टू dt बाई dx। तो dx का वैल्यू आ जाएगा dt बाई 5 माइनस 2x। अब देखिए इसको भी हमें फॉर्म में लाना होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तो लाना होगा ना, तब ना होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी हैव 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो हमको जो एक्स स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जो भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर में लाएंगे किसी का भी फॉर्म में, तो वहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट होता है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम माइनस पहले कॉमन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर में करेंगे तो ये है ए स्क्वायर, माइनस 2a भी करेंगे तो माइनस 2 इंटू एक्स। अब b का वैल्यू कितना रखेंगे कि 5x होगा, तो सर 5/2 रखेंगे, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा 5x, इस तरह से करेंगे। अब b का वैल्यू यदि 5/2 होता है तो प्लस b स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में लाना है। पहले ये कि a स्क्वायर माइनस 2, जैसे ये है a स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस 2, यही वाला a आगे जाएगा और b का वैल्यू क्या रखते हैं, रखना पड़ेगा कि आंसर हमारा -5/x आएगा, ऐसा सोचना पड़ेगा। ये आपके क्लास 10th में भी पढ़ ले होंगे, सीख ले होंगे, नहीं भी किए होंगे तो आप देख लीजिए। तो b का वैल्यू यदि हम 5/2 रखें तो नेक्स्ट आगे क्या होता है, b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर यानी कि 5/2 का स्क्वायर, ये हम अपने से ऐड किए ना भाई, 5/2 का होल स्क्वायर क्या ऑलरेडी पहले से था, नहीं था, तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, 5/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिए सर। उसके बाद क्या होगा, -4 कर दिए, तो माइनस, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 5/2। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी का होल स्क्वायर में, यहाँ से यहाँ तक x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर में है। नेक्स्ट ये क्या है, -25/4 और ये हो जाएगा -4। नेक्स्ट आगे क्या होता है, फिलहाल ये तो जानेंगे ही, मगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो 4, ठीक है, और ये हो जाएगा -25, यहाँ पे अगर प्लस करते हैं तो -25 -16, तो ये हो जाएगा आपका तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 41 आ जाएगा, यानी कि हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -41/4।
सॉल्यूशन करेंगे तो इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो -41 बाई कितना आएगा 4। जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं कि अब वैल्यू से पुटिंग करना होगा। देयरफॉर आई इक्वल टू क्या, -1/2 5 - 2x बाय इसका वैल्यू क्या है √t, क्योंकि इसको हम t मान लिए हैं। और यहाँ पे जो dx का वैल्यू आया है वो कितना आया, dt बाई 5 - 2x प्लस 7/2। यहाँ से अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और एक स्टेप हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माइनस है ये माइनस बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, ये 4 + 5x - x² का वैल्यू है, और वो जो वैल्यू है वो रूट में है। अब बताइए इसका वैल्यू हम लोग अगर नेगेटिव में रख देंगे तो वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ना। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये वाले माइनस को आपको अंदर ले जाना होगा, यानी कि आपको करना होगा 41/4 40, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 41/4 माइनस x - 5/2 का होल स्क्वायर, ऐसा आपको करना होगा। ठीक है, तो 1 बाई यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट, इसका जो वैल्यू आया है इसका वैल्यू हम लोग ये चीज़ निकाल चुके हैं, दैट इज 41/4 माइनस x - 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाता है, -1/2 बन जाता है, t⁻⁻⁻² इधर हो जाता है dt प्लस 1/2 सॉरी t⁻⁻⁻² t⁻⁻, देखिए यहाँ पे t⁻⁻⁻² था ना, यहाँ पे ऐसा था ना, ऐसा √t को लिख सकते हैं ना 1/2। चलिए एक स्टेप और लिखवा ही देते हैं 7/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/√। यहाँ पे भी इसको भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यानी √41/2 का होल स्क्वायर करना होगा, -x - 5/2 का होल स्क्वायर dx करना होगा। तो वो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका, 1/√a² - x² का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अच्छा यहाँ पे जो t⁻1/2 है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा t⁻⁻1/2, और यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं -1/2। देखिए यहाँ पे एक पावर ऐड होगा तो 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, डिवाइड देंगे 1/2 से प्लस 7/2। अब देखिए a² - x² में साइन इनवर्स x/a, तो a के स्थान पे ये है, x के स्थान पे ये है, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, यानी कि x - 5/2 बाई a का वैल्यू है √41/2 प्लस c। ठीक है, अभी तक भी आंसर नहीं आया है, लेकिन यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि क्या होता है, देखिए -1/2, ये 2 तो ऊपर जाएगा इंटू 2, और √t इसको हम लिख सकते हैं प्लस 7/2 साइन इनवर्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलसीएम, यदि हम लेते हैं 2 को तो 2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2x -5, इधर भी 2 एलसीएम √41/2 तो है, ये है, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाता है, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाता है, तो -√t का जो वैल्यू है वो t का वैल्यू है आपका 4 + 5x - x² 4 + 5x - x² प्लस 7/2 साइन इनवर्स 2x - 5 बाय √41, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ तक 16 कंप्लीट है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन बन रहा है, तो क्या करें, चैप्टर ही वैसा चीज़ है। ठीक है, और ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अभी भी आपके पास 3 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, उसको भी कंप्लीट करेंगे। फिलहाल यहाँ तक लिख लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, जो कि वेक्टर का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जैसे कि दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, एक है ए वेक्टर का वैल्यू, एक है बी वेक्टर का वैल्यू। यहाँ से आपको निकालना है नंबर 1 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। नंबर 1 क्या निकालना है? 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। फटाफट से करते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3a वेक्टर का वैल्यू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप प्लस 2b वेक्टर का वैल्यू है माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में आएंगे तो छोड़ दीजिएगा, तो बहुत गलत बात है। देखिए मैथ में बहुत अच्छा नंबर लाने की क्या कहेंगे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए 3 2 6 i कैप प्लस 15j कैप माइनस k कैप माइनस 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो 6i कैप माइनस 6i कैप ये तो पूरे ही कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0i कैप बचेगा। 15j कैप प्लस 8j कैप 23j कैप होगा माइनस 21k कैप प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा माइनस 19k कैप। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है आपको नंबर 2 a डॉट बी का वैल्यू। नंबर 2 में पूछा गया a वेक्टर और d डॉट बी वेक्टर का वैल्यू निकालिए। तो ये है आपका 2i कैप प्लस 5j कैप 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप डॉट बी वेक्टर का वैल्यू है माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3। देखिए डॉट प्रोडक्ट में हमेशा आई कैप को आई कैप के कंपोनेंट सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 और -3 मल्टीप्लाई होगा। 2 × -3 प्लस 2 × -3 क्या हो जाएगा -6। 5 × 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 -7 × 1 -7, ठीक है। तो यहाँ से हो जाता है आपका -6 और -7 -13 और इधर हो जाएगा +20, यानी कि हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका a क्रॉस b का वैल्यू पूछा गया, तो फटाफट जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट 3 नंबर में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर पूछा गया है, तो दोनों को क्रॉस करेंगे। तो देखिए 3 नंबर a क्रॉस b a वेक्टर का वैल्यू रख दिए, b वेक्टर का वैल्यू रख दिए हैं। तो i कैप j कैप k कैप यहाँ पे 2 5 -7 और इसका वाला लिखेंगे -3 1 1। तो इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। आपको हम काफ़ी टाइम मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुके हैं। नंबर 4 में आपको क्या करना है, b² करना है, तो इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम कर ही देते हैं। देखिए डायरेक्ट भी यदि हम करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, आई कैप बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5 + 7 प्लस सॉरी माइनस j कैप, और j कैप वाला में इसको छोड़ेंगे तो 2 × 1 2 -21 प्लस k कैप, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 15, ठीक है। आगे इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए b² का वैल्यू यानी कि b² यानी कि b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा है। तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि हम फाइंड करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 4² प्लस 1² का स्क्वायर, तो दैट इज आएगा √9 + 16 + 1 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या होगा 26 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट 5 में पूछा है शायद कि कितना में, हाँ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का वैल्यू पूछा है, तो आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको उतना तो पता ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। तो आइए स्टूडेंट, आपकी फेवरेट क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को
देखते हैं इसका भी कैसे इसको सॉल्व होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अभी वाले जो क्वेश्चन है ये आपके कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया है। आपके एग्जाम में वेक्टर फॉर्म में भी दे सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन आपको दोनों ही क्वेश्चन का टाइप हम आपको कॉन्सेप्ट से बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारा लाइन्स ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सर फर्स्ट वाला लाइन तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन सेकंड वाला लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे माइनस होता है। तो +1 को -1 में यदि हम लिखना चाहेंगे तो हम ये वाला लाइन को ऐसे हम लिख सकते हैं x - -1/7 इक्वल टू y - -1/-6 इक्वल टू z - -1/1। बस सिंपल सा आपको फंडा करना है। ठीक है सर, तो अब करेंगे खेला, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2 विथ 1 को कंपेयरिंग करेंगे x - x1/a1 इक्वल टू y - y1/b1 इक्वल टू z - z1/c1 एंड x - x2/a2 इक्वल टू y - y2/b2 इक्वल टू z - z2/c2 वी गेट। तो हमें क्या मिलते हैं, x1 का वैल्यू -3, सॉरी x1 के प्लेस, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दैट इज x1 के प्लेस पे 3 है, -3 नहीं लीजिएगा गलत हो जाएगा। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दैट इज x1 के प्लेस पे 3 है, x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू हो जाएगा 5 और z1 इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक है, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 का वैल्यू अच्छा यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, इधर देंगे और दूसरे वाला लाइन के इधर देंगे पहला लाइन के, x1 3 5 7 आ चुका है। a1 का वैल्यू होगा आपका 1, b1 का वैल्यू होगा -2 और c1 का वैल्यू होगा 1। अब देखिए, अब फर्स्ट वाला लाइन कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेकेंड वाला लाइन देखिए, x2 का वैल्यू है -1, y2 का वैल्यू भी है -1 और z2 का वैल्यू भी है आपका -1 और a2 का वैल्यू है आपका 7, b2 का वैल्यू है आपका -6 और c2 का वैल्यू है आपका 1। ठीक है, 7 - 6 1, ठीक है, 1 -2 1। चलिए यहाँ तक वैल्यू निकाल लेने के बाद अब हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे, लेकिन जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए, नाउ द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, मान के चलिए आपको याद नहीं है, हम आपको याद रखने का तरीका बताएंगे। क्वेश्चन फॉर्मूला देखने में काफ़ी आपको लगेगा कि सर इतने बड़े क्वेश्चन याद कैसे करेंगे, आपको ट्रिक से याद होगा। याद हमें भी नहीं है, आपको सिस्टम से याद करना होगा। कैसे सिस्टम है सर, सबसे पहले ऊपर कीजिए, आपको x2 - x1, फिर y2 - y1, फिर z2 - z1, यहाँ तक आपको याद रहेगा। उसके नीचे दे दीजिएगा a1 b1 c1, फिर दीजिएगा a2 b2 c2, इसका डिटर्मिनेंट देने के बाद आपको नीचे बटे के नीचे देने की आवश्यकता है अंडर रूट। आप देखिए रूट के अंदर क्या होगा, रूट के अंदर जब हम इसको छोड़ेंगे तो हमारा ये चारों बचेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर, b1 c2 माइनस b2 c1 लिख देना। देखिए b1 c2 माइनस b2 c1 जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, बस यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देना, बीच में फिर प्लस देंगे। फिर एक बार ये दोनों को हटाएंगे तो क्या बचेगा, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर ये हटाएंगे तो क्या बचेगा, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये चीज़ करने के बाद चूंकि डिस्टेंस है, यदि बाई चांस हमारा जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगा तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको मोड दे देना है। फॉर्मूला याद रहा, फॉर्मूला दिखने में बड़ा है लेकिन उतना ही आसान भी है, उतना ही आसान भी है। तो आपको क्या करना है, अब हमें एक सारे ही वैल्यू को हम पुटिंग कर देंगे और जो हमारा आंसर होगा उसको हम आराम से कर देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए चूंकि हमारा प्लेस भी कम है, अब x2 x1 का वैल्यू सारे ही वैल्यू को रख के अब हमें नहीं लगता है कि हमें अब बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ दिन बाद आपको एग्ज़ाम में इतना तो कुछ आपको अपने से करना होगा। ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप इसको अपने से आगे खुद से ही सॉल्व करेंगे, सारे ही वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 और मॉडल सेट 5 के लास्ट क्वेश्चन में आप चलते हैं। यही आपके लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, मिनिमाइज, इस जेड का वैल्यू पे मिनिमाइज बताया गया है और जो कुछ इनइक्वालिटी दिए हुए हैं, ये 3 इनइक्वालिटी 4 इनइक्वालिटी है। इसमें आपको जेड का सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आपको मल्टीपल टाइम एलपीपी के बारे में हम बता चुके हैं कि कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इनइक्वालिटी दिए हुए हैं इसको आप इक्वेशन में चेंज कर दीजिए। तो क्या करेंगे, x प्लस 3y इक्वल 60 करेंगे। ठीक है सर, x प्लस वाई इक्वल हम क्या करेंगे 10 करेंगे और x इक्वल टू वाई करेंगे। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5 और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। आइए अब बारी बारी से सबका वैल्यू टेबल फाइंड करते हैं। वैल्यू टेबल ऑफ 4 का वैल्यू टेबल निकालते हैं। तो 4 का यदि हम वैल्यू टेबल फाइंड करते हैं तो हमारा क्या होगा, वैल्यू टेबल हम क्या चेहरा दिखाने के लिए कर रहे हैं, नहीं, वैल्यू टेबल फाइंड करने का मेरा मेन उद्देश्य है कि हम उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। तो x का वैल्यू जब 0 रखेंगे, तो x का वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं 0, तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू जो आएगा वो आपका 20 आएगा। ठीक है, y का वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 60। क्या सर 0 0 रखना जरूरी है? आप दूसरे भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन 0 0 में सुविधा होता है कि ग्राफ में एग्जैक्टली वो जो लाइन होगा वो एक्सिस पे कहाँ कहाँ कटेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सिस पे ही x का वैल्यू 0 y एक्सिस पे होता है और y का वैल्यू 0 x एक्सिस पे होता है। तो ये सुविधा के लिए आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वैल्यू टेबल ऑफ 5 का वैल्यू टेबल निकालेंगे। वैल्यू टेबल किसका निकालेंगे, 5 का। तो 5 का यदि हम वैल्यू टेबल फाइंड करते हैं तो क्या होगा, तो सर होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो x और ये हो जाएगा आपका y। ठीक है, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 10, जब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 10। यहाँ तक आपका निकल चुका। अब वैल्यू टेबल फाइंड करेंगे, किसका वैल्यू टेबल फाइंड करेंगे, अब वैल्यू टेबल हमको फाइंड करना पड़ेगा, 6 का भी करना पड़ेगा। वैल्यू टेबल किसका करेंगे, 6 का। तो x y यहाँ से हो जाएगा ठीक है। देखिए जब x का वैल्यू 0 तो y का भी वैल्यू 0, जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का भी वैल्यू 1 आ जाएगा, जब -1 रखेंगे तो इसका भी वैल्यू यदि हम -1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी रखेंगे -1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े शिद्दत से हमको ग्राफ ड्रॉ करने होंगे। आपको भी पता है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ऑलरेडी ग्राफ पेपर आपको एक मिलेगा। नहीं पता है तो आप पता रखिए। ठीक है, ये है हमारा x एक्सिस, ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60।
ठीक है, इस तरह से वैल्यू ले लिए हम। यहाँ पे 0 0, इधर -10 ले लेते हैं, एको इधर भी ले लेते हैं -10। ठीक है, अब देखिए जब x का वैल्यू 20, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 20, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 20, ये यहाँ पे आ जाता है। और जब y 0 तो y 0 तो x का वैल्यू 60, यानी कि यहाँ पे आ जाता है 60,0। इसको हम मिलाते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मिल गया। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 0 20, x का वैल्यू 60 तो y का वैल्यू 0। नेक्स्ट x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 10, x का वैल्यू 0,10, 0,10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 10,0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि एक लाइन ऐसे गुजरेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे पासिंग करेगा। ठीक है, तो आगे जाके कट भी सकता है, ये एक दोनों वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे इसका इक्वेशन ले लेते हैं। इसका जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x + 3y = 60, और इसका इक्वेशन है आपका x + y = 10। अब देखिए x = भी y है, इसका अगर ले लेते हैं तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा।